सुलझ गई आत्महत्या की गुत्थी। सुमन ने फांसी लगा ली। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, महज 20 साल। यह उम्र तो पढ़ने लिखने और सुनहरे भविष्य के सपने बुनने की होती है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसके चलते सुमन ने इतना कठोर फैसला ले लिया। घर के सभी सदस्य जहां इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, वहीं मैं कुछ पल के लिए अतीत के पन्नों में उलझ गया। सुमन मेरी चचेरी बहन थी। सुमन के पिता यानी मेरे चाचा कलराज कचहरी में पेशकार थे। जाहिर है रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। ललिता चाची चाचा की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी उच्च कुलीन थी, लेकिन ललित चाची अतिनिम्न परिवार से आई थी। एकदम अनपढ़ गंवार, दिन भर मोहल्ले की मजदूर छाप औरतों के साथ मजमा लगाकर गप्पे हाँकती रहती थी। उनका रहन सहन भी उसी स्तर का था। बच्चे भी उन्हीं पर गए थे। माँ के संस्कारों का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं न कि पिता लाख व्यभिचार लंपट हो, लेकिन अगर माँ के संस्कार अच्छे हो तो बच्चे लायक बन जाते हैं। चाचा और चाची बच्चों से बेखबर सिर्फ रुपए कमाने में लगे थे। चाचा शाम को कचहरी से घर आते तो उनके हाथ में विदेशी शराब की बोतल होती। आते ही घर पर मुर्गा व शराब का दौर शुरू हो जाता। एक आदमी रखा था जो भोजन पकाने का काम करता था। खा पी कर वे बेसुध बिस्तर पर पड़ जाते। ललिता चाची को उनकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चाचा पैसों से सब का मुंह बंद रखते थे। अगले दिन फिर वही चर्चा। हालत थी कि दिन चाची और बच्चों का तो शाम चाचा की। उनको 6 संतानों में 3 बेटे 3 बेटियां थी, जिनसे सुमन बड़ी थी। फैजाबाद में मेरे एक चाचा विश्वभान का भी घर था। उनके 2 टीनेजर लड़के दीपक और संदीप थे, जो अक्सर ललित चाची के घर पर ही जमे रहते। वहाँ चाची की संतानें दीपक व संदीप और कुछ मोहल्ले के लड़के आ जाते, जो दिन भर खूब मस्ती करते। मेरे पिता की सरकारी नौकरी थी। संयोग से 3 साल फैजाबाद में हमें भी रहने का मौका मिला, जो कभी कभार मैं भी चाचा के घर चला जाता। हालांकि इसके लिए सख्त निर्देश था पापा का कि कोई भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मैं चोरी छिपे वहाँ चला जाता। निरंकुश जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती। मेरा भी यही हाल था। वहाँ न कोई रोक टोक, न ही पढ़ाई लिखाई की चर्चा। बस दिन भर ताश, लूडो, कैरम या फिर पतंगबाजी करना। यह सिलसिला कई साल चला। फिर एकाएक क्या हुआ जो सुमन ने खुदकुशी कर ली। मैं तो खैर पापा के तबादले के बाद लखनऊ चला आ गया, इसलिए कुछ अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं पापा के साथ फैजाबाद आया। मेरा मन उदास था। मुझे सुमन से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। वह एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसका यो चले जाना मुझे आखर गया। सुमन एक ऐसा अनबुझा सवाल छोड़ गई जो मेरे मन को बेचैन किए हुए था कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी जिसके कारण सुमन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जान देना कोई आसान काम नहीं होता। सुमन का चेहरा देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। सिर्फ लाश को कफन में लिपटा देखा। मेरी आंखें भर आई। शव यात्रा में भी पापा के साथ गया। लाश शमशान घाट पर जलाने के लिए रखी गई। तभी विश्वभान चाचा आए। उन्हें देखते ही कलराज चाचा आपसे बाहर हो गए। खबरदार, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कुछ लोगों ने चाचा को संभाला, वरना लगा जैसे वे विश्वभान चाचा को खा जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, वहाँ उपस्थित लोगों को समझ नहीं आया। हो सकता है पट्टेदारी का झगड़ा हो, जमीन जायदाद को लेकर भाई भतीजे से में खुन्नस आम बात है। अगर ऐसे दुख के वक्त लोग भूल जाते हैं। यहाँ भी चाचा ने गुस्सा निकाला तो मुझे उनकी हरकतें नागवार गुजरी। कम से कम इस वक्त तो वे अपनी जबान बंद रखते। गम के मौके पर विश्वभान चाचा खानदान का ख्याल करके मातमपुरी सी के लिए आए थे। पापा को भी कलराज चाचा की हरकतें अनुचित लगी। चूंकि वे उम्र में बड़े थे, इसलिए पापा भी खुलकर कुछ कह न सके।
विश्वभान चाचा उल्टे पांव लौट गए। पापा ने उन्हें रोकना चाहा मगर वे रुके नहीं। दाह संस्कार के बाद घर में जब कुछ शांति हुई तो पापा ने सुमन का जिक्र किया। सुनकर कलराज चाचा कुछ देर के लिए कहीं खो गए। जब बाहर निकले तो उनकी आंखों में दोनों ओर भीगे हुए थे।